जय हिंद विद्यार्थियों। आज का हमारा जो ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग होगा ये सारा होगा भारतीय पंचांग पे, क्योंकि अभी एक सवाल पुट हुआ था उसमें कि जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास के अंदर पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट आए थे जिसमें से एक सवाल मुझसे पूछा गया और वो ये पूछा गया कि सर आपने अंग्रेजी महिलाओं के नाम के लिए वीडियो बनाया था, तो आपने भारतीय में जो 6 दर्शन है उनमें से दर्शन में ज्योतिष आता है, ज्योतिष के बारे में भी आप कुछ बताइए। तो ज्योतिष जो अपना एक छोटा सा टॉपिक है पाठ के हिसाब से, उसी ज्योतिष के अंदर पंचांग भी आते हैं, करण, योग, वार, तिथि और नक्षत्र आते हैं। तो आज हम उसी की जानकारी लेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे छोटे सवाल और भी हैं उनके लिए, जैसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी है, तो वो भी तैयार है। दूसरा एक सवाल मुझसे और भी पूछा गया था जो पाठ के अन्यत्र से संबंधित है, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो पाठ के अंदर से हैं, तो वो भी आपको बताए जाएंगे, लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। आज मैं आपको छोटा सा वीडियो सिर्फ भारतीय ज्योतिष यानी पंचांग से संबंधित बना रहा हूँ। इसके लिए आपको पीडीएफ नहीं भेजी जाएगी, या आप सिर्फ समझ लेना, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उस बच्चे ने मुझसे सवाल पूछ लिया, काफी पहले पूछा था, लेकिन काफी खोजबीन करके छोटा मोटा आपको सरल से सरल भाषा में अगर समझाया जाए तो इस हिसाब से मैंने तैयार किया है। तो आज हम पढ़ेंगे पंचांग। पंचांग देखिए, पंचांग के अंदर जो इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब होता है 5 अंग। 5 ई से मिलकर बना पंचांग। अब ये 5 अंग कौन कौन से हैं, तो इसके विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। तो पंचांग जो है ये भारतीय सारणी यानी जो हिंदू या भारतीय जो पद्धति है ना, उसका एक कालदर्शक है, ठीक है ना। तो इसको आप सिंपल शब्दों में लिखोगे, मानोगे भारतीय, जिसे हम हिंदू संस्कृति भी बोलते हैं। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, पहले तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस पंचांग में जब भी हिंदू शब्द अगर आपके यहाँ आता है तो हिंदू का मतलब, आपने इतिहास के विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि सिंधु नदी के पार रहने वाले, सिंधु के पार जो भी लोग निवास करते हैं उन्हें हिंदू कहा गया है। पुराने समय में जो भारत का प्राचीन नक्शा मैं आपको बार बार बना करके बताता हूं, ये पाकिस्तान इधर आ जाता है, ये इधर भारत का नक्शा इधर आता है, ये अफगानिस्तान है। यहां से जो पाकिस्तान की साइड से प्राचीन समय में भारत का ये एक सिंधु नदी बहती थी, ये सिंधु नदी। इसी सिंधु नदी के कारण ये राजस्थान का जो हिस्सा है यहाँ पे, ये भारत हो जाता है। यहां जो ये पाकिस्तान है, इस क्षेत्र को सिंध कहा जाता है। सिंधु नदी मैंने थोड़ी यहां बना दी है, इस साइड से ये बहती है ऐसे। तो ये जो सिंधु नदी के कारण ही ये क्षेत्र सिंध कहलाता है। ये इधर ईरान, अफगानिस्तान, ये इधर चले जाते हैं, ईरान आ जाता है, ये इधर अफगानिस्तान आ जाता है। तो पाकिस्तान का, आज का पाकिस्तान, पुराना भारत, तो सिंधु नदी के कारण यहां से जो आक्रमणकारी आए थे, ईरान, फारसी हैं या यूनानी हैं, रोमन हैं, वो लोग आए। तो यहाँ के निवासियों ने इन लोगों से जब ये पूछा कि ये नदी कौन सी है, तो आपने आज भी देखा होगा कि यहाँ के लोग आज भी अपने पश्चिमी राजस्थान में, जैसे बिश्नोई जाति है, या जोधपुर साइड में आप चले जाओ, या बाड़मेर साइड में चले जाओ, वहां पर सै को है बोलने का चलन है। वहां पर सै को क्या बोला जाता है कहा जाता है, ये इसका उच्चारण है। तो सिंधु को उन्होंने क्या बना दिया, हिंदू नदी। सिंधु को क्या बना दिया, हिंदू नदी। तो ये किसी धर्म का नाम नहीं है, एक संस्कृति का नाम बन गया। हमने इसको धर्म से जोड़ लिया कि हम हिंदू हैं, लेकिन जो सिंधु नदी के पार जो रहेगा, इस नदी के इस पार जितने भी लोग रहते हैं, वो सारे के सारे इस नाम के अंदर आ जाते हैं। अब वो किसी भी अपने व्यक्तिगत धर्म से संबंधित रखते हो या नहीं रखते हो, अगर वो नास्तिक है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, फिर भी आप हिंदू हो, क्योंकि सिंधु नदी के पार रहते हो।
और अगर आपको इससे छुटकारा चाहिए तो आप चले जाओ सिंधु नदी के पार, और वहां मुझे नहीं लगता कोई जाना चाहेगा क्योंकि वहां पाकिस्तान है, इसलिए यहाँ सब चेंज है। तो हम सभी लोग भारतीय और हिंदू का अर्थ आपको भारतीय संस्कृति लेना होगा, ठीक है ना। तो भारतीय काल नक्षत्र गणना है, भारतीय काल नक्षत्र गणना, इसी को हम आज के रूप में अगर एक कैलेंडर चलता है ना तो उसको हम बोलते हैं काल दशक। हालांकि कैलेंडर का नाम मान लिया गया है, लेकिन पंचांग भी काल दर्शक ही होता है। काल यानी समय, दर्शक यानी देखने वाला, जो समय की निगरानी रखता है, समय को देखता है और आपको दिखाता है कि कब कौन सी तिथि, वार, नक्षत्र या व्रत त्योहार आने वाले हैं। इसी को हम पंचांग के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपने हिंदू समय के अनुसार यानी भारतीय समय इकाइयों का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे काल दशक है ना, तो इसमें किसका प्रयोग होता है, भारतीय समय इकाई। इसमें भारतीय या हिंदू भारतीय समय इकाई, इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय समय इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी इसके 5 अंग हैं। सारणी बनी होती है, सारणी में सूचनाएं होती है और सूचनाओं के आधार पर हम इसकी गणना करते हैं। जैसे पंचांग में क्या बने हुए आपने देखा होगा कभी पंचांग, उसमें कई ऐसी छोटी छोटी सारणियां बनी होती है ऐसे करके, और उन सारणियों के अंदर हिंदी अक्षरों के अंदर कुछ कुछ लिखा रहता है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ऐसे करके छोटे छोटे कई पॉइंट लिखे होते हैं, गिनती। तो ये भारतीय समय के अनुसार एक काल गणना करने की एक पद्धति है जो भारतीय इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। सारणी में सूचना होती है जिसकी गणना की अपनी पद्धति होती है, सारणी होती है। सारणी का आपको मालूम होना चाहिए, सारणी सूचना से भरी होती है, ठीक है। सूचना जिसकी अपनी पद्धति होती है। कौन सी पद्धति होती है, भारतीय, जिसकी भारतीय यानी हिंदू भारतीय गणना पद्धति, पद्धति का अर्थ था तरीका, पद्धति होती है, अपनी भारतीय गणना की पद्धति होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सूचनाएं किस प्रकार से भारतीय पंचांग से ली जाती है। अब आते हैं इस पंचांग के 5 अंगों को। इसको पंचांग क्यों कहा जाता है, तो पंचांग में 5 अंग होते हैं, पंच प्लस धन अंग, ठीक है ना। ये बन गया पंचांग, ऐसे करके इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसको शुद्ध रूप में भी आजकल का जैसा मानक रूप आजकल आ गया है, तो मानक रूप के अंदर हम कैसे लिखते हैं, पंचांग, ऐसे। तो ये पंचांग है हमारा। अब इसमें कौन कौन सा होता है, इसमें देखो पहला होगा वार, दूसरा होगा तिथि, तीसरा होगा नक्षत्र, फिर होगा करण और फिर होगा योग। ये 5 अंग हो गए, 1 2 3 4 5। इन 5 अंगों से मिलकर के पंचांग हमारा बनता है, ठीक है ना। अब इस 5 अंगों के आधार पर, अभी पंचांग जो है ना, इसको उड़ीसा, बंगाल और बिहार के अंदर इसी पंचांग को बंगाल में, उड़ीसा में, वहां किस नाम से पुकारा जाता है इनको, उसको वहां पर कहा जाता है पंजिका। एक छोटी सी किताब के रूप में इसको मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो उसको वहां पर क्या कहा जाता है, पंजिका या पंजिका, इसको पंजिका कहा जाता है। तो जानकारी ये छोटी मोटी है, पंजिका, ये इसको वहां पर कहा जाता है। अब इसकी गणना की देखो, गणना में भारतीय जो पंचांग होगा ना, उसकी 3 धाराएं होती है। कौन कौन सी होती है, गणना में भारतीय, गणना में 3 भारतीय धाराएं होंगी।
3 भारतीय धाराएं कौन कौन सी होगी? एक होगा चंद्र धारा, यानी चंद्र के आधार पर, दूसरी होगी सूर्य यानी सौर, और तीसरी होगी नक्षत्र। ये 3 धाराएं होती है। इन तीनों के आधार पर हम गणना करते हैं। भारतीय समय सारणी के अंदर इन 3 पर ही टिका हुआ होता है। अब वर्ष में कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए। अब देखो कैसे कैसे होगा। वर्ष, एक वर्ष मान लिया, एक वर्ष में 12 माह, ठीक है ना। अब 12 माह में क्या होगा? 12 माह के अंदर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो हर में 15 दिन के 2 पक्ष होते हैं एक महीने में, ठीक है ना। तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं और एक माह बराबर 2 पक्ष होते हैं। ये आपको पता है ना, लगभग अमूमन आपको इसमें से काफी जानकारी मालूम है। तो 2 पक्ष कौन कौन से होंगे? एक होगा शुक्ल और दूसरा होगा कृष्ण पक्ष, ठीक है ना। महीने के अंदर, भारतीय महीनों के अंदर, अंग्रेजी में नहीं आएंगे। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को हम प्रकाशमान बोलते हैं, जिसको कहते हैं चांदना प्रकाश, वही पखवाड़ा प्रकाश, और ये होता है अंधेरा, यानी चंद्रमा इसमें बढ़ता है, इसमें घटता है, इसमें अमावस आ जाती है, इसमें पूर्णिमा आती है। इस प्रकार से 2 पक्ष होते हैं। ये नॉर्मल जानकारी थी। अब इसमें क्या किया गया है कि इसमें साल में 2 अयन होते हैं, ठीक है ना। अब साल में 2 अयन कौन कौन से होते हैं? 12 महीने आ गए ना, 12 महीनों में 2 अयन, 12 माह, इस 12 महीने में ही 2 अयन भी होंगे। ये तो महीने में 2 पक्ष हैं, लेकिन साल में 12 महीने, 12 महीनों में 6 महीनों के और डिवाइड किए गए हैं। तो 6 महीने में 2 अयन होंगे, 12 माह में 2 अयन होंगे। अयन कौन कौन से होंगे? एक होगा उत्तरायण और दूसरा होगा दक्षिणायन। दूसरा कौन सा होगा? दक्षिणायन। सूर्य जब, अभी बताइए आपको इसके बारे में, मकर राशि में प्रवेश करता है तब से लेकर के अगले 6 महीने तक उत्तरायण रहेगा। सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करता है तब से लेकर अगले महीने तक दक्षिणायन होगा। और अभी हम दक्षिणायन में हैं आज के समय में, ठीक है ना। सितंबर 2020 का समय अभी जो चल रहा है ना, ये दक्षिणायन है। इस समय शादी विवाह सब बंद होते हैं, शुभ कार्य वर्जित कर दिए जाते हैं, और व्रत उपवास का इस समय बहुत महत्व होता है। और वापस जब सूर्य उत्तरायण होगा तब विवाह वापस प्रारंभ हो जाते हैं। ये उत्तरायण दक्षिणायन भारत की काल गणना है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बनाई गई है। अब इसमें देखिए 12 मास का 1 वर्ष होता है, ठीक है ना। अब इसको और अगर करें तो 12 मास का 1 वर्ष तो हो गया ना, तो 12 मास का 1 वर्ष, 1 वर्ष में 2 अयन, 12 वर्ष में 12 मास में 1 वर्ष, उसमें अब 7 दिनों का एक चलन होता है, जिसमें ये जो होते हैं ना 12 मास का 1 वर्ष, और इसके साथ ही 7 दिन, 7 दिनों का सप्ताह। ये पहले नहीं था भारत में, ऐसा मानते हैं विद्वान कि ये 12 महीनों का 1 वर्ष मानो और 7 दिनों का सप्ताह मानो। ये विक्रम संवत से शुरू किया गया है, जब भारत में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत से शुरू किया गया है। 12 महीनों का 1 वर्ष और 7 दिनों का 1 सप्ताह, ये विक्रम संवत से शुरू किया गया। तो इस प्रकार से हम देखिए भारत की गणना कैसे चली। अब इसी आधार पर महीने का जो हिसाब होता था ना, वो महीने का हिसाब सूर्य और चंद्र की गणना के आधार पर होता था। महीने का हिसाब, और 1 महीना कैसे होगा? माह का हिसाब
यानी एक महीना कैसे रखा है, तो माह का हिसाब किसके आधार पर रखा है, सूर्य व चंद्र की गति पर, ठीक है ना। सूर्य एक महीने तक एक राशि में रहता है तो उसको एक महीना माना, लेकिन चंद्रमा एक राशि में एक नक्षत्र में 2.5 दिन ही रहता है, लेकिन कुल मिलाकर इसकी जो गति मानी गई उसके हिसाब से एक महीना। तो कुछ लोग सूर्य आधार पर, कुछ लोग चंद्र आधार पर महीने का हिसाब मानते हैं। इसीलिए सूर्य संक्रांति, मकर संक्रांति आती है ना, ये सूर्य के कारण ही आती है। अब इसके अंदर हम आगे चलते हैं तो उसमें जो चंद्र वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन, ठीक है ना। अब जो इसमें गणना में कहाँ गलती होती है, जो ये चंद्र वर्ष होगा ना, चंद्र वर्ष यानी चंद्रमा का जो साल होगा, एक तो सूर्य का वर्ष होगा जो महीने के हिसाब से चलता है, लेकिन चंद्रमा के हिसाब से जो लोग गणना करते हैं, जो चंद्र वर्ष सौर वर्ष से छोटा होता है। अब कितना छोटा होता है, चंद्रमा कितना छोटा होता है, चंद्रमा का जो साल होगा ना वो सूर्य के साल से कितना छोटा होगा, तो इसके लिए बताया 11 दिन 3 घड़ी 48 पल, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, 11 घड़ी और 3 पल, 11 घड़ी 11 दिन 3 11 दिन हो गए, 11 दिन 11 दिन 3 घड़ी और 48 पल, इतना छोटा होता है। तो चंद्रमा का सौर वर्ष, इसको आप लगभग 10 दिन मान के चल देते ना, तो भी देखिए जब ये 3 साल तक चंद्रमा का वर्ष इतना छोटा होता है तो 11 11 11 करके 3 सालों में पूरा एक महीना, यानी 3 वर्ष में एक माह बढ़ता है। 3 महीने में 3 वर्ष में एक मास बढ़ा दिया जाता है। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, इसी साल का उदाहरण देख लो, हर 36वां महीना जो होगा वो अधिक मास होगा, उसको क्या कहा जाता है, बढ़ाया जाता है। तो हर तीसरे साल में एक महीना भारतीय समय के अनुसार बढ़ जाता है, ठीक है ना। 36वां माह बढ़ता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, हर तीसरे वर्ष में जो आता है उसको हम बोलते हैं अधिक मास। इसको हम कहते हैं ना कि हर तीसरे साल में हिसाब की बार तो चेत 2 आ गए, भादवा 2 आ गए, अब की बार आसोज 2 है, आश्विन मास जो भी चल रहा है। अभी आसोज मास कैसे बढ़ते कैसे हैं, जैसे ये 15 दिन और ये 15 दिन, कोई महीना आगे बढ़ेगा ना, तो ये 15 दिन और ये 15 दिन, ये तो है मूल महीना, मूल माह, ठीक है ना। जो मुख्य है व्रत और त्योहारों का वो इसमें आएंगे। अभी जैसे 15 दिन चले गए, अभी चल रहे हैं श्राद्धों के, 17 तारीख को जो अपने कल अमावस आ जाएगी, तो इस प्रकार से ये 15 दिन चले गए। अब आश्विन महीने में अगले श्राद्धों के बाद ही नवरात्रा आती है, लेकिन नवरात्रा इस बार नहीं, क्यों है, वो अगले 15 दिनों में आएगी, 1 महीने बाद। तो अब बीच में जो बढ़ा हुआ महीना आएगा ना वो यहां आएगा, पूरे 30 दिन, ये 30 दिन यहां बढ़ेंगे, ये अधिक मास होता है, अधिक मास ये ऐसे बढ़ता है, ठीक है। ये 15 दिन आगे मूल महीने के, अब ये अधिक मास आएगा 30 दिनों का, जो इस 17 तारीख के बाद से शुरू होकर के अगली 15 या 17 तक चलेगा। उसके बाद में फिर आपके जो नवरात्र आते हैं ना आश्विन महीने में, श्राद्धों के बाद, श्राद्ध पक्ष के बाद में जो नवरात्र आते हैं वो इस पक्ष में आएंगे, यहां नहीं आएंगे, यहां सिर्फ आपके व्रत होगा, इसमें पुण्य दान आदि किए जाते हैं। तो ये बढ़ने का ये तरीका है, ठीक है।
जो 3600 मार्च बढ़ता है इसे अधिक मास भी मलमास भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इस तिथि को बढ़ाया जाता है। अब एक वर्ष के अंदर 12 महीने, 12 महीने में एक महीने में 30 दिन होते हैं। अब देखो यहां थोड़ा मैं साफ कर दूं, यहां पर जो देखिए अब एक महीने में, सॉरी अपन कहां चल रहे थे, वो अधिक मास के बाद में चल रहे थे ना। तो अधिक मास के बाद के अंदर अब अपने को लेना है एक वर्ष। ठीक है ना, देखिए माना ये एक वर्ष है, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 माह होते हैं। 12 महीनों में इसमें देखिए 30 दिन, 30 दिन का एक माह, 30 दिन का एक माह। अब एक महीना आता है ना, तो एक माह में 2 पक्ष होंगे, ये बताया मैंने आपको, 2 पक्ष। 2 पक्ष कौन कौन से होंगे, एक होगा शुक्ल और एक होगा कृष्ण पक्ष। ठीक है ना, 2 पक्ष हो जाएंगे। 2 पक्ष है तो एक पक्ष बराबर, यहां लो इसको, एक पक्ष बराबर, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, लगभग 15 दिन। अब इस 15 दिनों में यानी कि 2 सप्ताह, 2 सप्ताह मान के चलते हैं। 15 दिनों में 2 सप्ताह होते हैं, एक दिन आपके अतिरिक्त इसमें रहता है। लेकिन वो भारतीय तिथि के अनुसार कभी घटते बढ़ते हैं ना, वो इसी कारण होते हैं चंद्रमा के अंदर। तो लगभग एक सप्ताह, इसमें 2 पक्ष आ जाते हैं, एक पक्ष में लगभग 2 सप्ताह होते हैं। ठीक है, और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है ना, अब एक सप्ताह अगर आपको, ये तो नॉर्मल जानकारी है आपके लिए, एक सप्ताह में 7 दिन। अब दिन, एक दिन को क्या कहा जाता है, ये भारतीय समय के अनुसार आपको देखना है, एक दिन को तिथि कहा जाता है। ठीक है ना, हाँ ये थोड़ा ध्यान रखना है। आपको कहते हैं ना तिथि कैसे आ गई, एक दिन को क्या कहा जाता है, तिथि। अब ये तिथि जो होती है ना, ये तिथि भारतीय समय के अनुसार, अब इसमें मूल तत्व तो समझ में आएगा। जो हमारे पोंगे पंडित होते हैं, कई लोग सड़क छाप देखा होगा आप लोगों ने, सड़क चलते कोई भी आपको ज्ञान दे देता है व्रत त्योहारों के ऊपर। कभी कहते हैं ना 11/2 आ गई, पूर्णिमा 2 आ गई, आज 14/2 आ गई, या ये घट गई साहब, दूज नहीं आई है, डायरेक्ट तीज आ गई है, एकम नहीं है, डायरेक्ट दूज आ गई है। ये तिथियां घटती है और बढ़ती है या कम होती है, ये क्यों होती है, ये भारतीय गणना के अनुसार है। ये कोई सीधी फोपलेबाजी नहीं है, कोई फेंकी भी बातें नहीं है कि आपको ऐसे बैठ करके ऐसे लिख दिया, नहीं होती है। बहुत शोध और विज्ञान है इसके अंदर। उस विज्ञान के आधार पर कोई तिथि घटती है और कोई तिथि बढ़ती है। तो तिथि भारतीय समय जो गणना होगी ना, गणना के आधार पर कितने की होगी ये, या तो होगी 19 घंटे की और या होगी 24 घंटे की। ये यहां इसका तत्व छिपा हुआ है। अगर वो कोई तिथि बीच बीच में, महीने में कई बार आपने देखा 1-2 तिथियां तो ऐसी होती है जो लुप्त हो जाती है। एक कम दूध 7 आ गई। अब 7 आने का मतलब, अगर मान लो आपको ये कैलेंडर में कहीं लिखा हुआ है कि तृतीय और चतुर्थी दोनों 7 है, तो इनमें से या तो तृतीया लुप्त रहेगी, यानी डायरेक्ट चतुर्थी मानी जाएगी, और ये मानी जाएगी कि ये इसका समय बहुत कम है और ये जल्दी शुरू हो जाएगी। ये इसी कारण होती है कि 24 घंटे से पहले ही कोई तिथि अगर शुरू हो जाए तो एक तिथि लुप्त हो जाती है और दूसरी तिथि बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ये जो बढ़ा हुआ या घटा हुआ समय है, ये बाद में कवर अपने आप नक्षत्रों के आधार पर होता है, इसलिए कभी कभी एक तिथि डबल आ जाती है। ठीक है ना, तो 19 से 24 घंटे के बीच की ये तिथियां होती है, जिसको हम एक दिन बोलते हैं। तो एक दिन के अंदर अंग्रेजों के हिसाब से तो फिट है, घड़ी के अंदर 24 घंटे होते हैं साहब, लेकिन भारतीय समय ये गहन सूक्ष्म गणित मानी जाती है। इसको क्या मानी जाती है, पंचांग को सूक्ष्म गणित, बहुत ही
सूक्ष्म गणित और पूरे गणित के सिद्धांत पे टिका है, पूरा वैज्ञानिक है, गणित के सिद्धांत पे टिका हुआ है। अब एक तिथि बराबर एक दिन बराबर एक दिन में तिथि, एक दिन को तिथि कहा जाता है और तिथि 19 घंटे से 24 घंटे के लगभग होती है। अब दिन को 24 घंटों के नाम से या उसके आधार पर जो बांटा गया है, ठीक है ना। अब देखो ये दिन आ गया ना, तो एक दिन में अगर हम माने तो 24 घंटे ले लिए, मान लो जैसा कि इसमें ये बताया है 24 घंटे है, लेकिन 24 घंटों में 8 प्रहर होंगे। 8 प्रहर का मतलब होता है कि एक प्रहर बराबर 3 घंटे, एक प्रहर बराबर 3 घंटे का होगा। तो इसमें 4 प्रहर और 4 प्रहर ये दिन के होते हैं और ये रात्रि के होते हैं। ये प्रहर 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात्रि के। लेकिन हमारे प्रहर कब से शुरू होते हैं? दिन के प्रहर शुरू होते हैं सूर्योदय से, और ये सूर्यास्त से। तो इससे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बात मैं आपको बताता हूं। हम जब व्रत करते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, सारे दिन भूखे रहते हैं, भूखे रह करके रात को 12 बजे के बाद भोजन कर लेते हैं और कहते हैं साहब हमने पूरा व्रत किया। लेकिन वो व्रत अधूरा माना जाता है अगर भारतीय हिसाब से करो। भारतीय हिसाब से होता है व्रत कब से शुरू होगा? सूर्योदय से। और दूसरे दिन जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक वो व्रत लागू होता है। ये भारतीय गणना है। अंग्रेजी गणना तो सुबह उठे, अब आप गणना कर लीजिए, मतलब 24 घंटे का व्रत कम से कम होना चाहिए। तो आप सुबह जब उठते हो तो लगभग कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, अपना अपना टाइम है। और रात को अगर 12 बजे खाना खा लिया तो आपने 24 घंटे कहाँ रह गया? आप 15, 16, 17, 18 घंटे रहे। तो इस हिसाब से आज का सूर्योदय हुआ है, एक दिन के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक के बीच के काल को व्रत का समय माना जाता है। दूसरे दिन के व्रत के जब सूर्योदय होता है उससे पहले स्नान करके सूर्य के दर्शन करके फिर हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसे पूर्ण व्रत कहा जाता है। समझ गए ना? तो ये व्रत का अपना सिद्धांत है, लेकिन हम लोगों ने अंग्रेजी समय के अनुसार मान लिया, रात के 12 बज गए और हमने व्रत तोड़ लिया। यही बात कृष्ण जन्माष्टमी पर लागू होती है। कैसे? कि रात को 12 बजे भगवान का जन्म होता है, ठीक है साहब मान लिया, क्योंकि हम लोगों ने घड़ी के अनुसार यही मान रखा है कि 12 बजे मध्याह्न होता है, 12 बजे रात्रि होती है। लेकिन कृष्ण जन्म मध्य रात्रि को मानने का कारण उस समय घड़ियां नहीं थी, नक्षत्र के आधार पर गणना होती थी। तो सूर्यास्त से सूर्योदय, दूसरे दिन का सूर्योदय, इन दोनों के बीच की काल गणना को जोड़ा गया। आज रात को सूर्यास्त शाम को कितनी बजे हो रहा है, दूसरे दिन सूर्य कितनी बजे उगेगा, उदय होगा, उन दोनों को जोड़ करके उनके मध्य का समय निकाला जाता है। वो जो समय आएगा, इन दोनों का पूरा समय जोड़ करके 2 का भाग दे दो, फिर जो समय आएगा, टाइम आएगा, वो मध्य रात्रि मानी जाती है, वो कृष्ण जन्म होता है। लेकिन हमने तो भेड़ चाल में चल करके 12 बजे कोई टाइम मान लिया। अब चाहे दिन आधा हो या ज्यादा हो या कम हो, हमें मतलब नहीं है, हमें तो घड़ी के 12 बजने से मतलब है। तो ये जो मध्य रात्रि है ना, ये समय कब लागू हो गया? 200 सालों तक जब अंग्रेजों का राज रहा तो उन्होंने अपने हिसाब से लागू किया, उसी की ही हम पीट रहे हैं। तो कृष्ण जन्म मध्य रात्रि का मतलब ये समय होता है, सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य का समय। तो इस प्रकार से हम इसमें आगे चलते हैं। चलो, तो हमने ये ले लिया 3 प्रहर, 4 प्रहर, 4-4 घंटों का जो प्रहर होगा, एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं। ये सब आपको एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, एक घंटे में 2 घड़ी होती है, ठीक है ना। अब 1 घंटे में 2 घड़ी, 1 घंटे में कितनी घड़ी होगी? 2 घड़ी। अब इसको भी अब समझिए, 1 घंटे में 2 घड़ी होगी। तो 1 घंटे में 2 घड़ी होने का मतलब
कितने हो गए 30 है ना। लेकिन भारतीय गणना क्या कहती है, भारतीय गणना कहती है 24 मिनट आज के हिसाब लगभग 24 मिनट की एक घड़ी मानी जाती है। तो 24 और 24 48 के हिसाब से भारतीय गणना बैठती है। 24 मिनट की एक घड़ी मानी जाती है, ठीक है ना। अब 24 मिनट की एक घड़ी है, अब एक पल आता है इसके बाद में, एक पल बराबर आधा मिनट या 24 क्षण होते हैं, ठीक है ना। एक पल और भी सूक्ष्म चलो, एक पल में आज के हिसाब से आधा मिनट या 24 क्षण मान लो, ये एक ही बात है, ठीक है ना। तो हम 30 तक नहीं जा रहे, घड़ी के हिसाब से तो हमें 30 मिनट लेने चाहिए, लेकिन हमारा जो समय होगा वो 24 मिनट का ही होगा। तो उसके हिसाब से दो घड़ी बराबर एक घड़ी बराबर 24 मिनट में, ठीक है ना। तो एक घड़ी होगी, एक घड़ी। तो इस प्रकार से घंटे से भी हम कम पहुंच जाते हैं। तो ये जो समय की गणना होती है ना, इस कारण हमारे कभी एक तिथि बढ़ जाती है और एक तिथि घट जाती है, क्योंकि पूरे महीने के अंदर का जो नक्षत्र है किसी की गति तेज है किसी की कम है, कोई भी लुप्त हो जाता है। तो ऐसे करके तो यहाँ पर हम आगे अब बढ़ते हैं, 24 क्षण आगे। अब 24 क्षणों के बाद में अब आता है तिथि। पहला पॉइंट हम तिथि करेंगे। 19 से 24 घंटे की आपको बता चुका हूं मैं कि तिथि क्या कहती है, ठीक है ना। ये मैं मिटा दूं आपको एक बार फिर से, ताकि आपको आगे बता दूं 5 अंग। अब हम 5 अंगों के बारे में शॉर्ट में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 1 नंबर पर तिथि। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पहले विश्लेषण हो चुका है। तिथि होती है 19 से 24 घंटे। से 24 घंटे, ठीक है ना। तिथि हमेशा 19 से 24 घंटे के बीच में होगी, जो चंद्रमास में 30 तिथियां होती है, ठीक है, घंटे की होती है। और चंद्रमास यानी चंद्रमा के आधार पर चंद्रमास में 30 तिथियां यानी दिन, 30 तिथि होती है। तिथि का अर्थ मैंने आपको बता दिया, दिन होता है, ठीक है ना। तो 30 तिथियां होती है। अब शुक्ल पक्ष में 1 से 14 और पूर्णिमा होती है, ये तिथियां हो गई ना। अब इसी के अंदर क्या होगा, शुक्ल पक्ष हो जाएंगे। एक महीने में 2 पक्ष आते हैं ना, तो शुक्ल, इसमें 1 से लेकर के 14 तक एक कम, जिसको हम प्रतिपदा बोलते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दशी और पूर्णिमा इसमें मानी जाएगी। 14 प्लस पूर्णिमा। और कृष्ण पक्ष में वापस होगी, कृष्ण पक्ष में 1 से 14 प्लस अमावस्या या अमावस, ये 15 तिथियां ये माना जाता है। कभी कभी घट गई बढ़ गई तो 14 ही रह जाती है या 13 ही रह जाती है, तो ये अपने गणना के हिसाब से होता है। ये तिथियां होगी। अब आते हैं वार, दूसरा टॉपिक इसी का शॉर्ट में। वार आपको ये भी बताने की क्या है कि 7 वार होते हैं। हालांकि इस वारों के जो नाम लिए ना, संडे, मंडे, ये हम लोगों ने अंग्रेजों के हिसाब से ले लिए, ठीक है ना। भारतीय वार जो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि यानी शनिश्चर। अब देखो वारों में भी अपना अपना है। सोम क्या है, सोम प्राचीन भारतीय जो पुराण है उनमें एक पेय पदार्थ आता है जो पीने के काम आता था। अब आज के कुछ इतिहासकारों ने, जिनको समझ नहीं है, उन्होंने इसको जोड़ लिया साहब ये एक प्रकार की शराब थी। नहीं, सोमरस बनाने के लिए उसमें जड़ी बूटियों का उपयोग होता था, और आपको ये पता है कि उसमें नशा आता था, लेकिन इतना नशा नहीं आता था कि आदमी नाली के अंदर पड़ा रहे। जो देवताओं के द्वारा या बड़े बड़े भद्र पुरुषों के द्वारा लिया जाता था, उसमें कई जड़ी बूटियां आती थी, और जड़ी बूटियों के द्वारा एंटीसेप्टिक। हमारे भारतीय समाज में आप देखिए, भारतीय दर्शन में हम प्रसाद क्यों लेते हैं? प्रसाद देखिए, चरणामृत होता है, उसमें तुलसी होती है, मिश्री होती है, तो उससे हमारा एंटीबायोटिक थोड़ा थोड़ा करके पेट में जाता है। हम प्रसाद देखिए, आप अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग समय का अलग अलग प्रसाद चलता है, उसमें भी कई तत्व होते हैं। गुलाब की पंखुड़ियां होती है, इलायची होती है, लूंग होती है, ऐसी कई चीजें शामिल होती है, तो वो एक दवा है। प्रसाद का मतलब दवा के रूप में उसको लिया जाता है, पेट भर के नहीं खाया जाता है,
थोड़ा सा प्रसाद दिया, उसमें कई थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटियां करके आपके पेट में मसाले चले गए, तो आपके अंदर से एंटीबायोटिक बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यही प्रसाद, चरणामृत, ये हमारी संस्कृति है जिसको हमने वैज्ञानिकता को भुला दिया, हमने विज्ञान को भुला करके सिर्फ भौतिकवाद को देख लिया। प्रसाद के साथ ये तो गलत हो रहा है। अरे भाव के भूखे हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं, लेकिन प्रसाद तो वापस आपको मिल रहा है, यानी वो ईश्वर आपको आरोग्य प्रदान करे, इस हिसाब से सभी लोग लेने लगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से सातवार। अब सोम शिव से जोड़ा गया है, सोम चंद्रमा को भी कहते हैं, और सोम चंद्रमा को ठंडी रात होती है, गर्मी के दिनों में जब चांदनी होती है तो मादकता आती है, नींद अच्छी आती है रात्रि में, तो सोम ये एक पेय पदार्थ होता है, इसको शराब से न जोड़ के एंटीबायोटिक पेय पदार्थ है जिसमें नशा होता है, दवा में नशा होता है। आज किसी को खांसी बुखार भी आए तो डॉक्टर अगर पीने की दवा देगा ना तो उसमें भी नशा आएगा, तो वही चीज है ये, तो उस नशे को हमने शराब माना। तो सोम। मंगल का नाम मंगल ग्रह के आधार पर रखा गया, इसको हनुमान जी से जोड़ दिया, वो भी लाल सिंदूर लगाते हैं, मंगल ग्रह भी लाल रंग का माना जाता है। बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसको गणपति से जोड़ा गया है, ठीक है ना। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, गुरु का अर्थ क्या होता है? बड़ा। और एक गुरु का अर्थ होता है जो ज्ञान देता है, दोनों इसके अर्थ हो गए, तो ज्ञान देने वाले या बड़ा। तो सौर मंडल में भारतीय ज्योतिष गणना ने आज से कई साल पहले, 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने ये पता कर लिया था कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, तो गुरु यानी बड़ा, ठीक है। और गुरु का स्थान ही भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा है, माता पिता से भी बड़ा गुरु को मान लिया गया, ठीक है ना। फिर आते हैं शुक्र। देखो शुक्र दैत्यों के गुरु है, ये देवों के गुरु, ये दैत्यों के गुरु। और हमारे यहां तो कहा जाता है कि हम बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले, दुश्मनों को भी गले से लगाना नहीं भूले। तो शुक्र भले ही दैत्यों के गुरु, राक्षसों के गुरु बन गए हों, लेकिन हमने उनको पूरा मान सम्मान दिया क्योंकि हम इनकी ज्ञान की पूजा करते हैं। और शुक्राचार्य वैसे भी बहुत ज्ञानी थे, तो उन्होंने उनकी ज्ञान की पूजा करनी है। अब आता है शनि। देखो शनि का अर्थ होता है शनैश्चर, शनि यानी धीरे, और चर चलने वाला, वो ग्रह जो सबसे धीरे चलता है, सौर मंडल में धीरे चलने वाला ग्रह, इसकी गति बहुत धीरे होती है। और आपने इसके नाम से देखा होगा कि शनि के नाम से डरते हैं ना, 7.5 या ढैया, ये पनौतियां लगती है। तो 7.5 वर्ष तक एक राशि के अंदर ये भ्रमण करता है, एक व्यक्ति के ऊपर से लगती है, तो बहुत धीरे चलने वाला, इसीलिए शनि ग्रह, इसलिए इसका नाम शनि एक बार रखा गया। और फिर आता है रवि यानी सूर्य। खैर, तो ये 7 वार हैं, हमने इसको संडे मंडे कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं वार के बाद में। वार के बाद में हम आगे चलते हैं तो नक्षत्र आता है। तीसरा नंबर क्या आएगा? नक्षत्र। अब नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र माने जाते हैं। इन 27 नक्षत्र तो आपके सामने रहेंगे, लेकिन एक अदृश्य नक्षत्र रहेगा, अदृश्य नक्षत्र, और वो रहता है अभिजीत। अभिजीत मुहूर्त नाम सुना ना? इसको कब निकाला जाता है? सूर्योदय। देखो सूर्योदय से सूर्यास्त। इन दोनों के समय को, आज सूर्योदय कब हुआ और सूर्य अस्त कब हुआ, कैलेंडर में टाइम दिया रहता है, उनको जोड़ करके 2 का भाग दे दो, उसके मध्य का जो समय आएगा ना, वो अभिजीत मुहूर्त का माना जाएगा, मध्याह्न समय। आप अपने दिमाग से मत लगा लेना कि दिन के बीच में आता मतलब 12 बजे आता है, नहीं, अभिजीत मुहूर्त का समय अलग अलग आता है। ये 40 से 45 मिनट तक या लगभग रहता है। तो उस हिसाब से उस समय बिना किसी पूछताछ के कोई भी शुभ काम किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है, इसीलिए अभिजीत मुहूर्त। इसीलिए कहते हैं ना, राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। वो दिन के 12 बजे नहीं जन्मे थे, अभिजीत मुहूर्त में, दिन के मध्याह्न में जन्मे थे। 12 बजे नहीं बताया जाता है, उसको कहा जाता है दिन के मध्याह्न में राम का जन्म हुआ, अभिजीत मुहूर्त में, जो हर प्रकार से शुभ होता है।
खैर नक्षत्र 27 आ गए। अब हम लेते हैं योग। योग क्या है? योग का देखो 27 योग होते हैं, ठीक है ना। योग कितने होते हैं? 27 योग होते हैं। अब इन योगों का नाम कैसे पड़ा है? सूर्य और चंद्र की जो विशेष दूरी होती है, सूर्य और चंद्र की विशेष दूरी के आधार पर इन योगों का नाम पड़ा है। कौन सा योग कब होगा? तो सूर्य की और चंद्रमा की दूरी आपस में कितनी है, पृथ्वी से कितनी दूरी है, इस आधार पर इन 27 योगों का नाम पड़ा है, ठीक है ना। अब इसमें देखो कुछ योग मैं आपको बता दूं। इसमें देखो एक तो होगा आयुष्मान, फिर आएगा वेदमान, आयुष्मान, प्रीति, सुकर्मा, शुभ, ये कुछ योग हैं। आप देख लेना कैलेंडर में। आयुष्मान, प्रीति, इंद्र, सुकर्मा, ये योग है। ऐसे करके 27 योग चलते हैं। काफी लंबे चौड़े योग है, 27 है। नक्षत्र भी 27 है, योग भी 27 बैठते हैं। योग, नक्षत्र, वार, तिथि सब मिलाई जाती है ना, तो 27 योग बैठते हैं। इसमें से 27 जो योग होंगे ना, इनमें से 9 योग अशुभ माने जाते हैं। 9 योग जिनमें शुभ काम वर्जित होता है, 9 योगों को अशुभ माना जाता है। और वो 9 योग कौन कौन से होते हैं? कैलेंडर के हिसाब से आप देखना। उसमें विषकुंभ, अतिगंड, पहला योग कौन सा आएगा? विषकुंभ, अतिगंड, गंड, ये कुछ नक्षत्र योग हैं जो शुभ और अशुभ के हिसाब से आते हैं। शूल, व्याघात, वज्र, ठीक है ना। शूल, व्याघात, वज्र, ऐसे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये व्याघात, वज्र, परिधि, व्यतिजात और व्यथित, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपके परिधि, व्यतिघात और वैधृति। ये हो गए पूरे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अशुभ योग माने जाते हैं। इनमें कोई शुभ काम कभी भी योग वर्जित होता है, इसलिए इनको टाला जाता है योग, नक्षत्र, करण के आधार, ठीक है ना। अब हम अंतिम टॉपिक की ओर चलते हैं, करण। करण और पक्ष दो ले लेते हैं। वैसे करण क्या होगा कि एक तिथि में 2 करण होंगे, पूर्व और उत्तर। 5वां जो पॉइंट है ना, वो है करण, ठीक है ना। एक तिथि में 2 करण होंगे। एक होगा पूर्वार्ध और दूसरा होगा उत्तरार्ध। पहले वाले और जैसे ये एक तिथि है पूरा, तो आधे पूर्वार्ध और आधा उत्तरार्ध, ऐसे करके ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुल 11 विष्टिकरण, ये कितने होते हैं? करण कितने होंगे? 11। एक तिथि में 2 करण होते हैं, तो करण होते कितने हैं? 11 करण। और इन 11 करणों में एक विष्टिकरण होता है। विष्टिकरण 11 करण है। करण टोटल 11 है। एक तिथि में 2 करण होते हैं। इसमें से एक करण होगा विष्टि, जिसको भद्रा कहा जाता है। विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं। आप कहते हो ना भद्रा लगी हुई है, ये वही विष्टिकरण है, समझ गए ना। शुभ कार्य वर्जित। रक्षाबंधन के समय, रक्षाबंधन में या होली मंगल करते समय, जलाते समय, उस समय ये भद्रा का विषय ध्यान रखा जाता है। कहते हैं भद्रा नाम का राक्षस था, तो उसके हिसाब से भद्रा, ये तो बताएंगे आपको उसमें। तो करण है। ये 5 तो पॉइंट आ गए हैं। अब आते हैं पक्ष। इसमें यहाँ एंड करते हुए सौर मास के अनुसार पक्ष में आपको पता है ना, पक्ष में आपको बता चुका हूं। पक्ष कौन कौन से पक्ष होंगे? शुक्ल और कृष्ण। वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, चंद्रमा और अमावस्या जो है वो माने जाते हैं इसके अंदर। अब इसमें आ जाते हैं मकर संक्रांति को। सौर मास जो होगा ना, वो 365 का, चंद्रमास लगभग
यहाँ एंड करने के लिए आप लेते हैं सौर मास। सौर मास कितने का होगा? भारतीय समय के अनुसार 365, और चंद्रमास जैसा पहले बताया था 355 के लगभग मानते हैं। तो अब देखो 10 दिन का अंतर आ गया। ये जो 10 दिन कम हो रहे हैं ना और सूर्य में बढ़ गए, इन 10 दिनों को जोड़ करके एक बार क्या कर दिया जाता है, एक अधिक मास आता है। अधिमास हर 36वें वर्ष में 10 करके 3 साल में 10 दिन और 10 दिन जोड़ो तो कितने हो गए? 30 दिन। 30 दिन का एक महीना बढ़ा दिया जाता है, इसी को अधिकमास मनमास कहते हैं, और इसको दान पुण्य से जोड़ दिया गया। अब मकर संक्रांति को सूर्य धनु से मकर राशि में आता है, ठीक है ना? मकर संक्रांति या ले लो मकर संक्रांति, ये सूर्य के हिसाब से मकर संक्रांति में जो सूर्य होगा ना धनु से मकर में आता है, तो इसको मकर संक्रांति कहते हैं। और जैसे सूर्य मकर राशि धनु से मकर राशि में प्रवेश करेगा, उसी समय उत्तरायण शुरू हो जाएगा। अगले 6 महीने तक उत्तरायण रहेगा, 6 माह। और जैसे ही सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेगा, कर्क संक्रांति में सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश करेगा ना, उसी समय से क्या शुरू हो जाएगा? दक्षिणायन, और ये अगले 6 माह तक रहेगा। इन दक्षिणायन के अंदर जो रहेगा ना, तो इसमें सिर्फ व्रत किया जाता है, व्रत, दान, पुण्य, ये सारे इसमें जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है? इस समय विवाह शुरू हो जाते हैं, उत्तरायण, और वो भी पूरे नहीं रहते हैं, 1-1.5 महीने इसमें भी कम कर दिया जाता है, वृश्चिक राशि के समय के हिसाब से होता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय ये जो समय होगा ना, इस समय हमारे यहाँ पे क्या चलते हैं? सावन, भादवा या भादो, आसोज, ये महीने चलते हैं। तो आपने देखा होगा ये विवाह बंद करने के कारण खेतीबाड़ी शुरू होती है। तो ऋषि मुनि वैज्ञानिक भी थे, सामाजिक भी थे और सांस्कृतिक भी थे। तो गणना इस हिसाब से की गई है कि हमारे यहाँ पर आम जनता के ये समझती नहीं है उत्तरायण और दक्षिणायन ये क्या है। तो उन लोगों को ये कहा गया कि देवता सो गए, विष्णु भगवान शयन कर रहे हैं, तो देवता सोने के कारण विवाह नहीं हो सकते, आप दान पुण्य कर लो। तो शादी विवाह बंद कर दिए, देवता सो रहे हैं साथ। तो उस समय खेतीबाड़ी के काम हो जाते हैं। और जैसे ही वापस कार्तिक का महीना आता है, कार्तिक जिसको हम बोलते हैं, दीपावली ये शुरू होती है, तो वापस आप देखिए उसके बाद में विवाह शुरू होने लग जाते हैं धीरे धीरे करके, है ना? तो देवता जाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि खेतीबाड़ी सलट जाती है, किसानों के नया धान अन्न आता है और वो अपना खर्चा उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वैज्ञानिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है। और इस समय अगर आप सावन भादों में विवाह करोगे तो बहुत खलल पड़ता है, ज्यादा खाने से पेट में संक्रमण की बीमारियां आती है। कई कई लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए गांव से, तो कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती है। इसलिए भी इस समय को विवाह से वर्जित कर दिया गया। ये वैज्ञानिक कारण है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। हजारों साल लगे हमारे इस पूरे पंचांग को, इस संस्कृति को पनपने में। ये हमारे रक्त में अब घुल मिल गई, ठीक है? अब हम इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? भारतीय महीनों के नाम कैसे पढ़े? एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि सर आपने अंग्रेजी का BC AD के बारे में बता दिया, लेकिन भारतीय महीने, देखो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। भारत का जो कैलेंडर है उसको उठाइए आप, कौन सा महीना चल रहा है, उस महीने के अंदर आप पूर्णिमा देखिए, बिल्कुल सिंपल आपको पता चल जाएगा कि भारतीय महीनों के नाम कैसे रखे गए। तो भारतीय माह में जो पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा को जो नक्षत्र होगा, जो नक्षत्र होगा वही माह होगा। भारतीय महीना उठाइए कैलेंडर, उसमें आप देख लीजिए चैत्र चल रहा है मान लो। अब ये चैत्र क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि इस महीने की आप कैलेंडर की पूर्णिमा को देखिए, आप शर्त लगा लीजिए उसमें चित्रा नक्षत्र ही होगा, चित्रा नक्षत्र। तो उस महीने को हमने नाम दिया चैत्र, ठीक है? अब आप वैशाख का महीना उठा लीजिए, चैत्र के बाद में वैशाख आता है। वैशाख की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र ही होगा। ज्येष्ठ का महीना, इस समय में ज्येष्ठा नक्षत्र ही होगा।
चैत वैशाख जेठ, यहाँ ले लेते हैं हम आषाढ़। इसमें दो नक्षत्र आते हैं, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, ठीक है ना। तो इनमें पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, इनमें से एक नक्षत्र होगा। पूर्व आषाढ़ यानी पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा, इन दोनों में से एक नक्षत्र होगा। इसकी पूर्णिमा को याद रखिएगा, पूर्णिमा को, अमावस को मत देख लेना। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन, या जिसको हम श्रावण बोलते हैं, इसकी पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र होगा। भादवा, जिसको भाद्रपद बोलते हैं, इसमें या तो आपके होगा भाद्रपद। अब भाद्रपद भी उत्तर या पूर्व, उत्तरा भाद्रपद या पूर्व भाद्रपद, दो भाद्रपद आते हैं, ठीक है। तो ये महीनों के नाम है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादवा। अभी कौन सा चल रहा है? आश्विन। अब अश्विनी नक्षत्र होता है, ठीक है ना। अश्विनी, और अश्विनी हमारे यहाँ पर दो वैद्य राज थे, अश्विनी कुमार, दो भाई थे जुड़वा, जिन्होंने आयुर्वेद की बहुत शानदार दवाइयों का इजाद किया था। देवों के आयुर्वेद वैद्य माने जाते थे वो, तो अश्विनी, ठीक है। अब इसके बाद में अपने आता है कार्तिक। कार्तिक को कृतिका होगा, यहां लिख देता हूं, बेटा दूंगा इसको, यहां लिख देते हैं अपन। कार्तिक मास के अंदर कृतिका नक्षत्र होगा, ये कृतिका। इसके बाद में जो अगला महीना आता है वो होगा मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष, इसके अंदर पूर्णिमा के दिन मृगशिरा नक्षत्र होगा। मृग हिरण, शिरा सिर, ऐसा नक्षत्र जो तारों को जोड़ने पर, देखो तारे जब जोड़े जाते थे ना, ऐसे तारे लगे हुए रहते हैं। तो ऋषि मुनियों ने उन काफी गहन गणना करने के बाद देखा कि एक नक्षत्र ऐसा भी बन रहा है जिसका सिर जो है वो हिरण के समान है। तो इस प्रकार से उसको नक्षत्र का नाम दिया गया मृगशिरा, ठीक है। अब जैसे सिंह राशि है तो यू करके कुछ यू घुंडी टाइप में ये है, तो ऐसा माना जाता है कि भाई शून्य से ऊपर की ओर। अलग अलग नक्षत्रों की अलग अलग गणना है। सप्तऋषि तारामंडल है, इसके बारे में मैं भी आपको एक विशेष जानकारी दूंगा। तो मार्गशीर्ष है, मृगशिरा नक्षत्र आ गया ना। अब मृगशिरा नक्षत्र के बाद में आता है पौष का महीना, बहुत ही कड़ाके की ठंड। इसमें पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र होता है ना। और इसके लिए तो पूष की रात, इसको पूष भी बोला जाता है, बहुत कड़ाके की ठंड। मुंशी प्रेमचंद ने तो पूष की रात नाम की कहानी भी लिखी थी। तो पुष्य नक्षत्र होगा। अब आता है इसके अंदर माघ। माघ के अंदर मकर नक्षत्र होगा, माघ में मकर नक्षत्र होगा। और अंतिम आता है फाल्गुन, जिसको हम बोलते हैं फागुन। तो इसमें भी उत्तरा और पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी, ये नक्षत्र होगा, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। अब एक पॉइंट जो मेरा बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि आप देखिएगा, साफ कर दिया हमने, कि अपने एक प्रतीक चिन्ह देखा होगा आपने, स्वस्तिक, है ना। ये मैं 2 मिनट का इसलिए आपको साथ साथ चलता हूं, जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय स्वास्थ्य या भारतीय संस्कृति या भारतीय परंपरा को कपोल कल्पना नहीं है। इतिहास का टीचर होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि जब आपने ये सवाल इतना गहन पूछा तो फिर मुझे भी ये थोड़ा बहुत बताते चलना चाहिए, ठीक है। भ्रांति होती है, कई लोग कह देते हैं कि ऋषि मुनि तो ऐसी जंगलों में बैठे रहते थे, किताबें लिख दी, फालतू में कोई काम था नहीं सर। ऋषि मुनियों का शोध संस्थान था। जहां आज आप कुतुब मीनार खड़ी देख रहे हो ना, भारतीय इतिहास व्याख्याता तो ये भी कहते हैं कि कुतुब मीनार तो पृथ्वीराज चौहान के समय से बनी हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो उसका सिर्फ तोड़ फोड़ करके ढांचा तैयार किया था, ठीक है ना। तो कुतुब मीनार हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी खगोल शास्त्र की ऐसी जानकारी लेने के लिए एक मीनार बनी हुई थी, महल था ये, जिसके ऊपर चढ़ करके खगोल शास्त्र, चंद्र तारों की गणना की जाती थी। लेकिन आज हम उस इतिहास को तो भूल गए और हम लोगों ने बस कुतुब के साथ मीनार बना दी।
अब देखिए, आपने 7 ऋषियों का नाम सुना होगा नक्षत्रों में, सप्तऋषि। तो देखिए उनकी आकृति कैसी होती है, ऐसे, थोड़ा इधर ले लेता हूं, ऐसे, इधर, इधर, इधर और ऐसे। ये सप्तऋषि तारामंडल होता है। ऐसे थोड़ा गहरा कर देता हूं, दिखाई दे जाएगा। इसके पास एक छोटा सा तारा होगा और यहाँ एक बड़ा तारा, ऐसे करके 7 ऋषि। ठीक है, ये सप्तऋषि तारामंडल है। एक ध्रुव तारा आपने नाम सुना होगा, ध्रुव तारा, जो हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। ध्रुव यानी अटल। तो यहां पर ये ध्रुव तारा जो है वो यहाँ अटल रहेगा। ये तारा मान लिया आपने, ध्रुव तारा। इसको अपन क्या नाम देते हैं, ध्रुव। ये ध्रुव तारा है। इसकी सीध में ये इसके परिक्रमा करता रहेगा। अब ये इधर आएगा, एक बार ये जो ऋतु होगी ना, इस समय जो ऋतु होगी वो होगी बसंत। बसंत ऋतु में ये ध्रुव तारे के इस साइड में घूमेगा। उसके बाद में शिशिर जब ऋतु आएगी तब यही यहां, यहां, इधर और इधर होगा और इधर होगा। ये ऐसे करके ये सप्तऋषि तारामंडल इधर आ जाएगा, इधर 2 था। ठीक है, तो ये उस समय ऋतु चलेगी शिशिर। ठीक है, इसके बाद में फिर ये घूमता हुआ इधर आ जाएगा, इधर, इधर। ये 7 ऋषि हैं जो यूं और यूं रहेगा। इस समय ऋतु चलेगी शरद, और यही तारामंडल जब घूमता हुआ इधर आ जाएगा तो ये यूं, इस साइड में होगा। हाँ, ये बड़े तारे इधर आ जाएंगे और यूं और यूं। ठीक है, ये तारे आ गए। ये इसके भ्रमण करेगा। इस समय ऋतु आ जाएगी गर्मी। ये ध्रुव तारे के परिक्रमा करते रहेंगे। ये ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में रहेगा और सप्तऋषि तारामंडल इसके परिक्रमा करता रहेगा। ये जो पहला तारा होगा, इसका नाम हमने 7 ऋषियों में है मातंग या मतंग ऋषि। इसके बाद में जो दूसरा तारा होगा उसका नाम होगा वशिष्ठ। क्या नाम होगा, वशिष्ठ। और वशिष्ठ के साथ जो दूसरा एक छोटा सा तारा है, इसका नाम दिया गया है अरुंधति। ये देवों की माता है। ठीक है ना। इसके बाद में जो तारा आएगा उसका नाम आएगा अगस्त्य। फिर ये जो तारा आएगा इसका नाम होगा अत्रि। इसके बाद में जो तारा आएगा उसका नाम होगा पुलह। ये होगा पुलस्त्य। ठीक है। और अंतिम रूप से जो तारा होगा इसका भी एक नाम है पुलह, पुलस्त्य, कृतु। नाम क्या होगा, कृतु। ये 7 ऋषियों के नाम आ गए। ठीक है। अब इनको देखिए आप, इनकी गणना देखिए आप। ध्रुव तारे की दूरी इससे कितनी होगी, विज्ञान क्या कहता है कि इन दोनों तारों की जो दूरी होगी ना उसका 5 गुना, उसका 5 गुना ये होगा। इन 2 तारों की जो दूरी होगी, इस तारे को 5 गुना कर लीजिए, वो 5 गुना ध्रुव तारे से इसकी दूरी होगी। कितना गहन विज्ञान है, लेकिन दूर नहीं जाएगा सभी के अंदर। ये 1 गुना है, इसका 5 गुना, ये 1 गुना है, इसका 5 गुना, ये 1 गुना है, इसका 5 गुना। ये ऐसे मानी गई है हमारी, समझ गए। अब इस चीज को आप गहन से देखिए। अब मैं ये नाम मिटाता हूं और आप देखना कि भारतीय विज्ञान कोई कपोल कल्पना नहीं है।
ये 7 ऋषि हैं, इनको आप जोड़िए। जब ऋषियों ने गहन अध्ययन किया ना तो एक आकृति उठी, उन्होंने क्या देखा कि ये यूं जा करके ये यूं हो गया, और इसके अंदर इसको यहां से जोड़ करके इसको यहां से जोड़ करके यूं बनाया, इसको इधर से जोड़ करके इसको यूं बनाया, और इसको इधर से जोड़ करके इसको यूं बनाया। ये क्या बना ये स्वस्तिक बन गया, जिसको हम साख्या बोलते हैं। ये स्वस्तिक है। अब स्वस्तिक के बीच में ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहां न लगा करके आज हम लोग जो घरों के अंदर बनाते हैं ना, यूं ऐसे करके, ये इसको हमने यूं जो बना था ना, इसी को हमने, ये अरुंधति जो है, इसको हमने यहां से हटा करके यहां लगाना शुरू कर दिया। ये हमारा स्वस्तिक बना। तो ये विज्ञान है, गहन गणित है ये, कि 1 गुना से 5 गुना की दूरी ध्रुव के चारों ओर जो ये चक्कर लगाएगा सप्तऋषि तारामंडल, इससे हम लोगों ने स्वस्तिक बनाया है। तो हम कपोल कल्पना में नहीं जीते, हमारा एक विज्ञान है और उस विज्ञान के आधार पर हम काम करते हैं। समझ गए? तो आप स्वस्तिक के जन्म का सिद्धांत समझ गए होंगे कि ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। और जाते जाते बता दूं कि स्वस्तिक जब भी आप बनाओ ना, तो कभी भी स्वस्तिक बनाते समय यूं और यूं काटिए मत, गलत होता है। पहले आप आधी रखिए, फिर इसको यूं कीजिए, फिर यूं कीजिए, फिर यूं कीजिए, ऐसे करके स्वस्तिक बनाया जाता है। समझ गए? ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने काट दिया तो भारतीय बना तो लो, बना लो, बन जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन तरीका ये, काटिए मत, उसको अलग अलग रूप से लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके दोनों तरफ यूं बना दिया जाता है। देखिए इसके अंदर ये एक सवाल था जो थोड़ा लंबा पड़ गया, लेकिन उत्तर आपको पूरा मिल गया होगा, क्योंकि अगर आप संतुष्ट हुए तो मुझे संतुष्टि मिलेगी कि एक इतिहास का विद्यार्थी हूं मैं, तो अभी भी खुद भी सीख रहा हूं, विद्यार्थी या शिक्षक आपके रूप में होने के नाते मैंने आपको संतुष्ट किया है। अब जो बाकी के जो सवाल हैं, अनुनेत्रा का एक सवाल है, तो मैं उसके सवाल आपको जल्दी ही आपके पास पहुंचा दूंगा, जल्द ही बता दूंगा। आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है। जय हिंद, जय भारत।